साना साना हाथ जोड़ी। ये चैप्टर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ाने वाली हूँ। मधु कांकरिया ने ये चैप्टर जो है लिखा है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियां की एक झोलर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझसे सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चिंता, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अंतर्दयता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कौसलो, हमरो जीवन तिमरो कौसलो। उनकी लैंग्वेज में वो बोलते हैं हमरो जीवन तिमरो कौसली, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित होए। छोटे छोटे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। आज सुबह की प्रार्थना के बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। किससे सीखे हैं? नेपाली युवती से। क्या सीखा था? हमरो जीवन तिमरो कौशली, जिसका अर्थ क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। किससे सीखा था? नेपाली युवती से। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। कहाँ पे निकल पड़ना था? युमथांग के लिए। पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरे सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, तीसरी याद रखिएगा, तीसरी नंबर पे आती है कंचनजंगा चोटी हमारी हिमालय में। ठीक है, हिमालय को तीसरी सबसे बड़ी चोटी बोलते हैं, जिसका नाम कंचनजंगा है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट, ठाकुर जी के कपाट होता है दरवाजा, इस बार भी बादलों के दरवाजे ठाकुर जी के दरवाजे की तरह बंद हो रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, पर सामने ही अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बगीचे में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या था? युमथांग था। कहाँ से? गैंगटॉक से। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियों मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। कौन पूछ रही है? लेखिका पूछती हैं ड्राइवर कम गाइड से। ड्राइवर को हम गाइड भी बोल रहे हैं। यहाँ पे ड्राइवर का नाम बता रखा है जितेन नार्गे, याद रखिएगा जितेन नार्गे है। तो यहाँ पे जो लेखिका हैं वो पूछती हैं ड्राइवर जी से, ड्राइवर या उनको हम गाइड भी बोल सकते हैं, जितेन नार्गे से पूछती हैं क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मतलब युमथांग जो जिनको आप घाटियाँ बोल रहे हो, घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ जो हैं और जो हमारे को ये फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी, तो क्या यहाँ पे हमारे को बर्फ मिलेगी? तो वो बड़े उत्साह से पूछने लगती हैं। तो फिर बोलते हैं ड्राइवर साहब चलिए, तो जगह जगह गिदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। जगह जगह जो थी गदराए पाइन। गदराए पाइन क्या होता है? पेड़।
जगह जगह पेड़ दिख रहे थे। खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायदा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे थे कि एक जगह हमारे को दिखाई दी कि उस लाइन में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं। लाइन को हम बोल रहे हैं कतार। उस कतार में हमारे को क्या दिखी? सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, सफेद सफेद झंडे किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे किसी ध्वज की तरह लहरा रही थी। ये ध्वज क्या है? यहाँ पे सफेद सफेद झंडे किसी ध्वज या किसी ध्वज की तरह लहराती। क्या दिखा रही थी जब लहरा रही थी? तो शांति और अहिंसा का प्रतीक दिखा रही थी सफेद बौद्ध पताकाएं। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। इन पताकाओं के ऊपर क्या लिखे हुए थे? इन झंडों के ऊपर लिखे हुए थे मंत्र। नार्गे बताते हैं, नार्गे कौन? ड्राइवर या उनको हम गाइड भी बोल सकते हैं। गाइड बताते हैं यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यहाँ पे भगवान जी की बहुत मान्यता है। कहाँ पे? ये जहाँ पे सफेद पताकाएं लगी हुई हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है ना, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 सफेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं। यहाँ पे जितेंद्र नार्गे बताते हैं कि जैसे कभी भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, मतलब उसकी आत्मा को, उसकी सोल को जो है पीस मिले, शांति मिले, तो थोड़ा शहर से दूर, मतलब शहर युमथांग से थोड़ा दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 कैसी सफेद पताकाएं लगा दी जाती हैं, फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, इनको उतारते नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कौन? सफेद पताकाएं। ठीक है, जो युमथांग से थोड़ी दूर की ओर लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जब बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा को शांति देने के लिए ये सफेद पताकाएं लगाई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं। जैसे कभी हमने कोई नया काम शुरू करा है, नए कार्य की शुरुआत करी, तो भी पताकाएं लगा दी जाती हैं। पर वो पताकाएं सफेद नहीं होती, पर वह रंगीन होती हैं, रंगीन पताकाएं होती हैं। पर वह पताकाएं कैसी होती हैं? रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीभ में लगी। दलाई लामा कौन है? धार्मिक गुरु हैं। उनकी तस्वीर पर टिकी हुई थी। किसकी नजर? लेखिका की नजर। नार्गे तो अपना बोले जा रहा था, साथ साथ गाड़ी भी चला रहा है और अपना बोले भी जा रहा है, लेकिन लेखिका की नजर किस पे है? दलाई लामा की तस्वीर पर। दलाई लामा की तस्वीर कौन है? दलाई लामा धार्मिक गुरु हैं जिनकी लेखिका की नजर उन पे है और जितेंद्र नार्गे अपनी जीप चलाते जा रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ पे? कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। लेखिका बताती है कि मैंने कहीं दुकानों पर देखी है इन धार्मिक गुरु की तस्वीर। तो हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्गस्टॉक। तो जितेंद्र नार्गे ने बताया ये जो जगह है हम जहाँ पे आ चुके हैं ना अभी, इस जगह का नाम है कवि लॉन्गस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कौन सी फिल्म की? नाम याद रखिएगा फिल्म का, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ठीक है, उस जगह का नाम था कवि लॉन्गस्टॉक जहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज के बखन ने लेपचाओ के शोमोइन। अब वो बताते हैं कि तिब्बत के चीज के बसखन ने लेपचाओं की शोमेन में कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। मतलब उन्होंने सिग्नेचर करे थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है, एक पत्थर यहाँ पे स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल है ये। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। अब वहां पे जब वो जा रहे थे, कहाँ पे? जब वो कवि लॉन्गस्टॉक की तरफ से निकल रहे थे जहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, वहीं पे आगे आगे जब वो बढ़ रहे थे तो उनको उन्हीं रास्तों पे क्या दिखी? एक कुटिया दिखी। एक कुटिया के बाहर घूमता हुआ चक्र दिखा। तो वो पूछती हैं ये क्या है? तो आगे बताने लगते हैं, मैडम ये धर्म चक्र है। ये क्या है? धर्म चक्र है। इसका नाम है प्रेयर व्हील। इसका नाम है प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धूल हो जाते हैं। वो बताते, जितेंद्र नार्गे बताते हैं, मैडम ये धर्म चक्र है, इसका नाम है प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धूल हो जाते हैं। आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी होती हैं। अब लेखिका ना ऐसे बोलती हैं, क्या चाहे मैदान हो या पहाड़,
तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। फिर बताते हैं जितेंद्र नार्गे कि लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं। ठीक है। फिर रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियों और पीठ पर भारी भरकम कार्टून डोने बोने जैसे दिखते बहादुर नेपाली दिखाई दे रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपनी विराट रूप में एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का इच्छा हिमालय देखने को था। पल पल परिवर्तित हिमालय, हर समय मौसम बदल रहा था और देखते देखते रास्ते छोटे होते जा रहे थे। सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। मतलब रास्ते जो थे वो कैसे हो गए थे, जलेबी की तरह घुमावदार मतलब गोल गोल रास्ते दिख रहे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। मतलब हिमालय जो था वो विशालकाय होने लगा, बड़े रूप में जो था वो दिखने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। घटाएं जो थी वो गहराती जो थी पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। वैलीज जो थी, घाटियां जो थी वो चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। जो बीच बीच में उनको करिश्मे जैसे रंग बिरंगे फूल जो दिख रहे थे वो सब ऐसा लग रहा था कि मुस्कुरा रहे हैं। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाला गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो जो कच्चे पक्के रास्तों से जब हम गुजर रहे थे, वो जो ऐसे घुमावदार रास्ते जो थे, ऐसा लग रहा था कि हम सघन हरियालियों वाली गुफाओं के बीच में से निकल रहे हैं, बीच में से हिचकोले खाते से निकल रहे होते हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं तो भाई चुप थी, मैं मौन थी। लेखिका बोलती हैं, किसी ऋषि की तरह शांत थी मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। मतलब मैं चाहती थी कि ये जितना भी मैं दृश्य देख रही हूँ ये मेरे अंदर आ जाए, मेरी भीतर आ जाए। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों की शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को देखती, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह क्रोंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। मतलब वो ना पूरे नेचर को देख रही हैं, जो हर चीज है वो बोल रही है काश मैं इसको अपने भीतर भर लूं। मतलब अपने मन के अंदर इसको देख देख के उनको शांति मिल रही थी, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ली ये तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहले बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एकदम जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना। उन्होंने फिर देखा क्या, उन्होंने देखा गिरता फैन उगलता झरना। फैन झाग को बोलते हैं, फैन बोलते हैं झाग को। जब जैसे मम्मी कपड़े नहीं धोती तो कपड़े धोती हैं तो वो जो वॉशिंग पाउडर डालती है तो उससे क्या झाग निकलती है, वो झाग जो थी वो झरने में से ऐसे लग रहा था जब वो पानी फ्लो कर रहा था तो फेन निकल रही होती है, उस झाग को फेन कहते हैं। तो इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। क्या नाम था भाई, बता रखा है, याद रखिएगा। जो झरना है उसका नाम बता रखा है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने के मशगूल थे। लोग तो कैमरे में इसको कैद कर रहे थे, मुझे तो अपने भीतर ही इसको कैद करने का मन कर रहा था। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने की संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी।
मेरा दिल इतना ज़्यादा मतलब बता रही है वो, मेरा मन इतना ज़्यादा प्रसन्न था, मैं अपनी आत्मा के अंदर ही संगीत सुनने लगी। मतलब मैं अपने अंदर अंदर ही जो थे संगीत गा भी रही थी और सुन भी रही थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर एक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। अब पता चल रहा था मुझे कि जीवन की शक्ति का क्या एहसास होता है। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। अंदर की सारी तामसिकताएं, अंदर की सारी कुटिल और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मतलब अंदर का जितना भी अंदर जितनी भी नकारात्मकता थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो सब जो थी निर्मल धारा में बहने लगी। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। फिर अब जितेन बोल रहा है, जितेन नारगे कौन था? जीप चलाने वाला गाइड, है ना। तो वो क्या बोलता है कि इससे भी आगे सुंदर सुंदर नजारे मिलने वाले हैं, अभी आगे आगे चलते हैं ना, हम यहीं पे थोड़ी ना बैठे रहेंगे पूरे समय। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मों को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पार्ट 1 था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक वीडियो में पूरा चैप्टर मैं कर तो सकती थी, बट आप लोग फिर देखोगे नहीं, आप बोलोगे कितनी लंबी वीडियो देख के बच्चे डर जाते हैं। तो प्लीज पार्ट 1 देख लिया हो तो फिर पार्ट 2 की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।